नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस स्पेशली साइंस का जो हम लोग टेस्ट चला रहे हैं उसका आज हम लोग तीसरा वीडियो लेके आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है ना, बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। और इसी में आपका तरंगदैर्घ्य बोले तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है या कोई भी लाल जो रंग होता है वह ज़्यादा दूर से भी देखिएगा तो दिखाई देगा और ज़्यादा देर तक दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक्स किरण की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे ज़्यादा होती है। और जो गामा किरण होती है इसका वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण की होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। यानी प्रकाश की चाल जो है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड या सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमर ने। और वहीं कह देगा कि प्रकाश की चाल का आविष्कार या खोज किसने किया था या देखा किसने था? तो फिजियाउ ने देखा था। किसने? फिजियाउ ने। चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है या उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब प्रकाश है वायु से कांच में जाता है तो उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है घट जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश किससे होकर किसमें जाता है? तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो जब प्रकाश होगा वह हीरा से कांच में प्रवेश करेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करती है या करता है? तो प्रकाश का जो तंतु होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। और यहीं पर पूछ देगा कि प्रकाश तंतु जो है इसका आविष्कार किसने किया था? तो 2 बात याद रखिएगा, TH महिमा या नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी, दोनों बात याद रखिएगा। चलिए अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो नरेंद्र कपानी मारिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर सेल, सोलर जो सेल होता है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। और वहीं इसका उल्टा विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसी के दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो विद्युत मोटर और यांत्रिक को विद्युत में तो डायनेमो। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? तो 1.5 गुना 10⁻7 केल्विन। कितना है? 1.5 गुना 10⁻7 केल्विन ये सूर्य के केंद्र का तापमान है। और सतह पर पूछे तो 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का जो दाब है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुना 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर। न्यूटन पर वर्ग मीटर। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर आधारित है। जो परमाणु रिएक्टर है वह किस पर आधारित है? तो जो परमाणु रिएक्टर है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और परमाणु रिएक्टर का खोज एनरिको फर्मी, यानी इसको कह सकते हैं कि परमाणु रिएक्टर को सबसे पहले एनरिको फर्मी ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम आधारित है। परमाणु जो बम है
वह आधारित है किस पर? तो यह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस पर है? तो नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम जो होता है परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। ये कैसे अर्धचालक होते हैं? तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वह चतुर्थ संयोजी अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर जो है दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये चतुर्थ संयोजी हैं। अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने 1932 ईस्वी में किया था। दोनों याद रखना है। और पॉजिट्रॉन किसका एंटी कण है? तो इलेक्ट्रॉन का। किसका है? इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। दोनों बात याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है। 1 कूलम आवेश किसके बराबर होता है? तो यह होता है 1 कूलम जो आवेश होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये बात याद रखना है। 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर 1 कूलम आवेश होता है। अगला प्रश्न है कि किसी तार की प्रतिरोधकता जो होती है किस पर निर्भर करती है? किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो वह करती है पदार्थ पर। किसी तार की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि 1 वाट घंटा बराबर होता है। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो जहां भी वाट के साथ घंटा लग जाए, सेकंड लग जाए, तो वो जूल का मात्रक हो, वो ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3.6 गुना 10⁻3 जूल के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.6 गुना 10⁻3 जूल के बराबर हो जाएगा 1 वाट घंटा। अगला प्रश्न है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने के लिए किया जाता है? मैक संख्या जो है वायुयान से संबंधित है, तो इसका उपयोग करके किसकी चाल का निर्धारण किया जाता है? तो यह है विमान यानी वायुयान का। अगला प्रश्न है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो एक कार बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4। चलिए अगला प्रश्न है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो जो स्पष्ट दर्शन है ना उसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी, तो वह अनंत होती है। दोनों बात याद रखना है। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेंस किया था। किसने किया था? हाइजेंस ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंद्रधनुष में जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग, उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है और सबसे कम लाल रंग का विक्षेपण होता है। क्वेश्चन क्या था? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? विक्षेपण इसका राइट आंसर बैगनी रंग होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी के ऊपर तेल परत का चमना यानी जमना उदाहरण है। तो पानी के ऊपर तेल परत का चमना उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण का। किसका? व्यतिकरण का। अगला प्रश्न है कि धूप के चश्मे की पावर होती है। तो जो धूप के चश्मे की जो पावर होती है वह 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। क्या है? धूलकण। अगला प्रश्न है कि पास्कल इकाई है, यानी पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम यानी कम हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच से। प्रकाश की जो गति है अगर कांच से प्रवेश करती है तो इसकी गति न्यूनतम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो जो सूर्य की ऊष्मा है पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है?
तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का जो काम है वह एक समान ताप को बनाए रखती है। क्या करती है? एक समान ताप को बनाए रखने का काम थर्मोस्टेट का है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला है कि केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो ये 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। किस में होता है? इस्पात में होता है। और ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, निर्वात से गमन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा, तो सर्वाधिक होगा अवस्था में, तो ठोस में होगा, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में सबसे कम। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव कान पर, हमारे कान पर 1/10 सेकंड तक रहता है। वैसे ही सेम टू सेम प्रकाश का प्रभाव भी मानव के आँख पर 1/10 सेकंड तक ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं। शुष्क सेल, शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहते हैं या शुष्क सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं, दोनों बातें की है, लेकिन ऐसे कहिए प्राथमिक सेल शुष्क सेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की जो गति है कांच से गुजरने पर गति न्यूनतम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक बनाए जाते हैं, तो जो त्वरित चालक होते हैं वह तांबे के बनाए जाते हैं। और त्वरित चालक का खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए अगला प्रश्न है कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? इससे पहले पढ़े हैं तो ये हो जाएगा मोटर का, यानी जनरेटर का। अगला प्रश्न, मोटर का सॉरी, विद्युत मोटर का, जनरेटर का नहीं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह किससे मापा जाता है? तो फल्कोसोमीटर से, फल्कोसोमीटर से। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, थर्मोमीटर से ताप, और हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व। अगला प्रश्न है कि नत्ती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? नत्ती कोण और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो यह होता है 0 डिग्री। अगला प्रश्न है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का जो नमन कोण होता है वह 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। अगला प्रश्न है स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक है जी ब्राड शॉ। किस है? कौन है? जी ब्राड शॉ, जो 1919 ईस्वी में स्कूटर का आविष्कार किए थे। और डेमलर मोटरसाइकिल का, फॉर्मिच ट्रैक्टर का। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की जो खोज किए थे वह विक्टर हेस किया था। किसने किया था? विक्टर हेस। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो यह है नियंत्रित विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 है उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 है या क्या उत्सर्जित करता है? तो यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कैंसर उपचार में करते हैं। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, न्यूटन चैडविक, प्रोटॉन रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होता है वह होता है अमोनियम क्लोराइड। कौन होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अतिचालक का लक्षण होता है। तो अतिचालक का जो लक्षण होता है उच्च पारगम्यता होता है। क्या होता है? उच्च पारगम्यता होता है। और अतिचालक का खोज कैमरलिन ओंस ने किया था। कौन किया था? कैमरलिन ओंस ने किया था। अगला प्रश्न है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
तो इसको ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, यानी आर्किमिडीज का संबंध किस देश से था? तो यह ग्रीस, एथेंस, यूनान से थे। कहाँ से थे? ग्रीस से। अगला प्रश्न है कि वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है वह कौन सा है? तो U9235, U9235। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड में कौन सा जो तत्व है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह हाइड्रोजन है। कितना परसेंट? तो लगभग 78% पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होती है वह गामा किरण की होती है, और सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता, जिसको आयनन कहते हैं, आयनन क्षमता, वह अल्फा किरण की होती है। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो दिन की अवधि कम होती। पढ़ चुके हैं। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? तो 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाएगा तो परिवर्तित किरण का जो घूर्णन होगा वह 2 थीटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वह बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक, ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वह पारा Hg है। कौन है? पारा Hg है। अगला प्रश्न है कि खाना पकाने का जो बर्तन होना चाहिए, खाना पकाया जाता है उसका बर्तन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता होना चाहिए, या उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होना चाहिए। तो ये राइट आंसर, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए और निम्न चालकता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? तो ये होता है ऋणात्मक होता है। अगर गैस का जो आयतन प्रसार गुणांक होगा हमेशा ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह है 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg। अगला प्रश्न है कि भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? तो भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे के बराबर होता है। अगला प्रश्न है लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो लिफ्ट की खोज एलिसा ओटिस के द्वारा किया गया था। एलिसा ओटिस के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, तो अगर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसमें कौन ऊर्जा है? तो केवल स्थितिज ऊर्जा है। चलिए अगला प्रश्न है किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का जो चाल होता है यानी वेग होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर यानी गुरुत्वीय त्वरण के स्मॉल g का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह घट जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन, जब बर्फ पिघलेगा तो इसका आयतन कम जाएगा। क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब अगर बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक जो है वह बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, यानी क्या मापते हैं? तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर मापते हैं। जल के प्रवाह की दर वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का जो भार होगा अपरिवर्तित होगा, यानी कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।